आज हमारे सामने कक्षा 10 की भूगोल की किताब का पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। अब ये सुनने में तो एक सामान्य स्कूल का चैप्टर लगता है, लेकिन असल में ये उन कुछ सबसे बड़े सवालों से जुड़ा है जिनका सामना आज हम सब कर रहे हैं। क्या हम तरक्की और पर्यावरण के बीच कोई सही संतुलन बना सकते हैं? और हमारे इस विकास की असली कीमत क्या है? बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, ये सब कुछ संसाधनों पर ही तो निर्भर है। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद इन नोट्स में दी गई जानकारी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छुपे असली मतलब को समझना है। चलिए, सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो इन नोट्स में भी सबसे पहले है। आखिर ये संसाधन या रिसोर्स होता क्या है? हाँ, तो नोट्स में इसकी परिभाषा दी गई है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वो वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, संसाधन कहलाती है। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। मतलब मेरे हाथ में जो ये पेन है, ये भी एक संसाधन हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात छुपी है। कोई भी चीज अपने आप में संसाधन नहीं होती। वो संसाधन तब बनती है जब हम इंसान उसे उस लायक बनाते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले जमीन के नीचे दबा कोयला किसी के लिए संसाधन नहीं था। वो सिर्फ एक काला पत्थर था। वो संसाधन तब बना जब हमने उससे आग जलाना और फिर बिजली बनाना सीखा। अच्छा, तो मतलब कोयला हमेशा से संसाधन नहीं था। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो क्या आज भी हमारे आसपास ऐसी चीजें हैं जो अभी सिर्फ पत्थर हैं, लेकिन कल की टेक्नोलॉजी उन्हें एक कीमती संसाधन बना सकती है? बेहतरीन सवाल। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लिथियम। आज से 50 साल पहले लिथियम एक मामूली धातु थी, लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने के लिए उसकी जरूरत पड़ी, वो दुनिया के सबसे रणनीतिक संसाधनों में से एक बन गया। इसी तरह नोट्स में 3 शर्तें बताई गई हैं जो किसी भी चीज को संसाधन बनाते हैं। पहली, उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। दूसरी, उसे हासिल करना आर्थिक रूप से संभव हो, यानी बहुत महंगा ना हो। और तीसरी, समाज उसे अपनाने को तैयार हो। ये सांस्कृतिक रूप से मानने वाली शर्त मजेदार है। इसका कोई उदाहरण है क्या? जरूर। कई समाजों में कुछ जानवरों का मांस खाना वर्जित होता है। तो भले ही वो जानवर प्रोटीन का एक स्रोत हो, पर सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण वो उस समाज के लिए खाद्य संसाधन नहीं बनता। इसीलिए नोट्स में एक त्रिभुज का चित्र है, जिसके केंद्र में मानव को रखा गया है। अच्छा। क्योंकि इंसान ही अपनी तकनीक, अपनी जरूरत और अपनी संस्थाओं जैसे सरकार या बाजार के जरिए प्रकृति की किसी चीज को संसाधन में बदलता है। असल में सबसे बड़ा संसाधन तो इंसान का दिमाग ही है। बिल्कुल सही। अब जब हम समझ गए हैं कि संसाधन बनते कैसे हैं, तो नोट्स इनके अलग-अलग प्रकारों के बारे में बताते हैं। इन्हें 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव, मतलब जिंदा चीजें और बेजान चीजें। हाँ, जैसे जंगल और जानवर जैव संसाधन है और चट्टानें और धातुएं अजैव। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वर्गीकरण है समाप्यता के आधार पर, यानी वो खत्म हो सकते हैं या नहीं। इसमें आते हैं नवीकरण योग्य यानी रिन्यूएबल और अनवीकरण योग्य नॉन रिन्यूएबल। बिल्कुल। तो नवीकरण योग्य यानी जो दोबारा बन सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी और हवा। ये तो हमारी सबसे बड़ी उम्मीदें हैं। इन्हें हम कितना भी इस्तेमाल करें, ये खत्म नहीं होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा अपने आप में कभी न खत्म होने वाले स्रोत हैं, ये सच है। लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जो सोलर पैनल या पवन चक्कियां हम बनाते हैं, वो तो खत्म होने वाले संसाधनों जैसे सिलिकॉन और स्टील से ही बनती हैं। अच्छा। तो ये पूरी तरह से एक तरफा कहानी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला और पेट्रोल, जो एक बार खत्म हो गए तो उन्हें बनने में लाखों साल लग जाएंगे। हमारी आज की पूरी आधुनिक दुनिया इन्हीं पर टिकी है, और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता भी है। इसके बाद स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर भी वर्गीकरण है। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जैसे व्यक्तिगत में किसी का घर हो गया और सामुदायिक में कोई पार्क। हाँ, पर ये जो सामुदायिक और राष्ट्रीय संसाधन हैं, इन पर तो अक्सर विवाद भी होते होंगे। बहुत ज्यादा। आप किसी भी गांव में चले जाइए, चरागाह की जमीन को लेकर विवाद मिल जाएगा। 2 राज्यों के बीच नदी के पानी को लेकर झगड़े होते हैं, जैसे कावेरी जल विवाद। हाँ, वो तो है।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरे समुद्र में मौजूद खनिजों को लेकर देशों में होड़ मची है। ये वर्गीकरण सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये असली दुनिया के संघर्षों को दिखाता है। और आखिरी वर्गीकरण है विकास के स्तर के आधार पर। इसमें एक है संभावी संसाधन, मतलब जिनकी क्षमता तो है पर अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे नोट्स में राजस्थान और गुजरात में सौर और पवन ऊर्जा की संभावना का जिक्र है। बिल्कुल। और दूसरा है संचित कोष, यानी वो संसाधन जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है पर हमने उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखा है। जैसे नदियों के पानी से बिजली बनाने की क्षमता हमारे पास बहुत है, पर हमने अभी सारे बांध नहीं बनाए हैं। ये एक तरह के भविष्य की प्लानिंग है। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारे पास कितने तरह के संसाधन हैं, लेकिन यहीं से असली समस्या शुरू होती है ना? जिसका जिक्र नोट्स के अगले हिस्से में है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न संकट। यहाँ एक तस्वीर है जिसमें एक तरफ सूखी फटी हुई धरती है और दूसरी तरफ फैक्ट्रियों से निकलता धुआं। ये तस्वीर ही पूरी कहानी कह रही है। और ये कहानी 3 हिस्सों में बटी है। पहला संकट है संसाधनों का ह्रास, यानी कुछ लोगों के लालच की वजह से संसाधनों का तेजी से खत्म होना। दूसरा है समाज का बंटवारा, जब संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट जाते हैं तो समाज अमीर और गरीब के 2 ध्रुवों में बंट जाता है। तो ये सिर्फ एक पर्यावरण से जुड़ी समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक न्याय की समस्या भी है। मतलब संसाधनों का फायदा कुछ लोग उठाते हैं, लेकिन उसका नुकसान जैसे प्रदूषण या विस्थापन वो गरीबों को झेलना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और तीसरा संकट इन दोनों से भी बड़ा है, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय और पर्यावरण प्रदूषण शामिल है। ये ऐसी समस्याएं हैं जो किसी एक देश की सीमा में नहीं बंधी हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर एक साथ पड़ रहा है। हमारे अंधाधुंध विकास ने हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां पूरी धरती का भविष्य दांव पर है। तो जब समस्या इतनी बड़ी है तो इसका समाधान क्या है? नोट्स में 2 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला है सतत पोषणीय विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये शब्द हमने हजारों बार सुना है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? नोट्स में इसकी बहुत सुंदर परिभाषा है। विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों की अवहेलना ना करे। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने हिस्से का केक तो खाएं, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखें। और साथ में ये भी पक्का करें कि केक बनाने की रेसिपी और ओवन भी खराब ना हो। बिल्कुल सही। यानी हम सिर्फ संसाधन ही ना बचाएं, बल्कि उस पर्यावरण को भी बचाएं जो इन संसाधनों को बनाता है। इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। हाँ, ये तो एक ऐतिहासिक घटना थी। बिल्कुल, क्योंकि पहली बार दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने मिलकर माना कि पर्यावरण और विकास एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और यहीं पे एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया, जो सतत विकास हासिल करने का एक वैश्विक एक्शन प्लान था। और इसे हासिल करने का दूसरा तरीका है संसाधन नियोजन, यानी रिसोर्स प्लानिंग। अब योजना बनाना तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में इसे लागू करने में क्या चुनौतियां आती होंगी? यहाँ तो योजनाएं बनती बहुत हैं। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। भारत में संसाधन नियोजन बहुत जटिल काम है। सोचिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयले और खनिजों के भंडार हैं, लेकिन वहाँ विकास के सूचक जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत कम है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा में खनिज नहीं है, पर वो कृषि में बहुत समृद्ध है। तो नियोजन का काम है इस असंतुलन को दूर करना। इसमें टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत ढांचे तीनों की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी चुनौती होती है अलग अलग राज्यों और स्थानीय समुदायों के हितों में तालमेल बिठाना। अब जब हमने संसाधनों के संकट और समाधान की एक बड़ी तस्वीर देख ली है, तो चलिए एक ऐसे संसाधन पर ध्यान देते हैं जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है, जमीन। नोट्स में भारत के भू संसाधनों का जिक्र है। एक पाई चार्ट बताता है कि हमारी भूमि का 43% हिस्सा मैदान, 30% पर्वत और 27% पठार है। और ये आंकड़ा भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी कहता है। 43% मैदानों ने हमें कृषि और उद्योग दिए हैं। यहीं हमारी ज्यादातर आबादी रहती है। 30% पर्वतों से हमारी नदियां निकलती हैं, जो इन मैदानों को सींचती हैं और पर्यटन का आधार है। और जो 27% पठारी हिस्सा है,
वो खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों का भंडार है। हमारे देश का हर हिस्सा एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन हम इस कीमती जमीन की गुणवत्ता को खराब भी कर रहे हैं, जिसे भूमि निम्नीकरण कहा गया है। इसके कारण भी बड़े स्पष्ट हैं। जंगलों की कटाई, खासकर खनन की वजह से, अति पशुचारण और अधिक सिंचाई। हाँ, ये अधिक सिंचाई वाला बिंदु खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अहम है। हरित क्रांति ने हमें अनाज के मामले में आत्मनिर्भर तो बना दिया, लेकिन उसके लिए हमने जमीन से इतना पानी निकाला और इतने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया कि आज वहाँ की जमीन में खारापन और क्षारीयता बढ़ रही है। तो ये विकास की एक अनचाही कीमत है जो हम चुका रहे हैं। बिल्कुल। तो जमीन को बचाने के उपाय भी वही होंगे जो इन समस्याओं की जड़ पर वार करें। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, चरागाहों का सही प्रबंधन और खनन पर नियंत्रण। अब जमीन के बाद बात आती है मिट्टी की। नोट्स में भारत की अलग-अलग मिट्टियों का वर्गीकरण दिया गया है। राइट। और ये मुझे हमेशा स्कूल में सबसे उबाऊ हिस्सा लगता था। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। क्या इसे दिलचस्प बनाने का कोई तरीका है? जरूर है। इन मिट्टियों को सिर्फ भूगोल की तरह मत देखिए, इन्हें भारत के इतिहास और अर्थव्यवस्था की कहानी की तरह देखिए। सबसे पहले है जलोढ़ मृदा, यानी अलुवियल सॉइल। यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनी है। दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। बिल्कुल। इसी मिट्टी की वजह से उत्तर भारत के मैदान भारत का अन्न भंडार कहलाते हैं। हमारी हरित क्रांति इसी मिट्टी पर सफल हुई। हाँ। और भारत की राजनीति में आज भी इन कृषि प्रधान राज्यों का दबदबा इसी मिट्टी की देन है। वाह, अब समझ में आई। और दूसरी है काली मृदा, ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुर भी कहते हैं और जो कपास के लिए सबसे अच्छी है। बिल्कुल। अब इसे जोड़कर देखिए। ये मिट्टी ज्यादातर दक्कन के पठार यानी महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्सों में मिलती है। और भारत की पूरी कपड़ा मिलों की इंडस्ट्री भी इन्हीं इलाकों में है। हाँ, क्योंकि कच्चा माल यानी कपास वहीं उगता था। मुंबई का एक आर्थिक केंद्र के रूप में उदय काफी हद तक इसी काली मिट्टी पर निर्भर था। इसकी नमी सोखने की क्षमता कमाल की होती है, इसलिए कम सिंचाई वाले इलाकों के लिए यह एक वरदान है। ये तो कमाल का नजरिया है। इसके बाद लाल और पीली मृदा और लेटराइट मृदा भी हैं। लेटराइट मिट्टी चाय और कॉफी के लिए अच्छी होती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कर्नाटक, केरल और असम में चाय कॉफी के बागान इसी मिट्टी की वजह से हैं? एकदम। हर मिट्टी अपनी एक खास फसल और एक खास जीवन शैली को जन्म देती है। मरुस्थली मिट्टी में बाजरा जैसी मोटी फसलें होती हैं जिन्हें कम पानी चाहिए, तो वहीं पहाड़ों की वन मृदा में फलों और मसालों की खेती होती है। भारत की विविधता सिर्फ संस्कृति में नहीं, हमारी मिट्टी में भी है। लेकिन एक समस्या इन सभी मिट्टियों को प्रभावित कर रही है, मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव। हवा या पानी से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का बह जाना। नोट्स में इसके संरक्षण के कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे समोच्च जुताई और सीढ़ीदार कृषि। ये दोनों तरीके असल में पानी के बहाव की रफ्तार को कम करने के विज्ञान पर आधारित है। पहाड़ी ढलानों पर जब आप सीढ़ियां बना देते हैं, तो पानी तेजी से नीचे बहने की बजाय हर सीढ़ी पर रुकता है, जिससे मिट्टी को बहने का मौका नहीं मिलता। अच्छा। ये पहाड़ों पर खेती करने का एक बहुत ही टिकाऊ और पुराना तरीका है। इसी तरह रक्षक मेखला यानी खेतों के किनारे पेड़ों की कतार लगाना रेगिस्तानी इलाकों में हवा की रफ्तार को कम करके मिट्टी को उड़ने से रोकता है। ये सब प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने के तरीके हैं। अब हम इन नोट्स के आखिरी हिस्से पर हैं, जहां कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और विचार दिए गए हैं। और इसकी शुरुआत गांधी जी के एक बहुत ही जबरदस्त कथन से होती है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरे अध्याय का सार इसी एक लाइन में है। ये लाइन आज 100 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। गांधी जी पर्यावरणविद नहीं थे, लेकिन वो प्रकृति और इंसान के रिश्ते को बहुत गहराई से समझते थे। वो जरूरत और लालच के फर्क को जानते थे। सतत विकास का पूरा दर्शन इसी एक वाक्य में छिपा है। इसके बाद नोट्स में कुछ और महत्वपूर्ण पड़ावों का जिक्र है, जैसे 1987 की ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट, जिसने पहली बार आधिकारिक तौर पर सतत पोषणीय विकास की अवधारणा दुनिया के सामने रखी। और उस रिपोर्ट का शीर्षक था हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। ये शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये बताता है कि पर्यावरण की समस्याएं किसी एक देश की नहीं है, हमारा भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज वीजा लेकर एक देश से दूसरे देश नहीं जाते,
इसलिए समाधान भी हमें मिलकर ही खोजना होगा। तो इन नोट्स के जरिए हमने संसाधनों की कहानी को समझा, वो क्या हैं, हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस इस्तेमाल से क्या संकट पैदा हुए हैं और उनसे निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं। ये साफ है कि विकास हमारी जरूरत है, लेकिन ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, वही हमारा भविष्य है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। नोट्स में गांधी जी का जिक्र है, 1968 के क्लब ऑफ रोम का जिक्र है, 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट का जिक्र है। इसका मतलब है कि हम इन समस्याओं और उनके समाधानों के बारे में 50-60 सालों से, और गांधी जी के मामले में तो 100 सालों से जानते हैं। फिर भी आज हम इस संकट में इतने गहरे क्यों फंसे हैं? ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान और उसके अमल के बीच ये इतनी बड़ी खाई क्यों है। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।